अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं गुलदमा शाह साहब। जैसा कि जब से मैंने ये शो शुरू किया, शुरू से मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, कई लोगों के कॉल आए, लोगों ने मिलकर कहा कि हमें गुलदमा शाह को देखना है, गुलदमा शाह को देखना है। तो आज आपकी फरमाइश पर हम लेकर आए हैं गुलदमा शाह साहब को। तो हम गुलदमा शाह साहब से अपनी बातें करेंगे। गुलदमा शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम में। और जवाद भाई, आपको सबसे पहले मुबारकबाद कि जो आपने चैनल शुरू किया है। माशाल्लाह, खामगांव के अंदर नहीं, बाहर गाँव, बुल्ढाना, मुंबई, नागपुर तक तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ। मुझे लोगों ने कहा कि वाकई में बच्चा काम कर रहा है, तो मैंने बोला हमारा बच्चा है, इंशाल्लाह और आगे जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका गुलदमा शाह साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ से शुरू करूंगा कि गुलदमा शाह ये जो 2016 से 2020-21 तक जो 5 साल का दौरान किया था नगर पालिका में, इसके अंदर इनके वालिदा मेंबर रहे नगर पालिका की। तो क्या आने वाले इलेक्शन में एक मरतबा फिर गुलदमा शाह का इलेक्शन लड़ने का इरादा है, और अगर है तो किस पार्टी से? इससे पहले आपने अपक्ष इलेक्शन लड़ा और बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, इस मरतबा क्या डायरेक्ट बीजेपी के साथ आएंगे? और उसमें एक सवाल ये भी है कि किस इलाके से? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्या प्रभाग नंबर 2 से मैं इलेक्शन लड़ूँ, इंशाल्लाह ये तो तय है। शहर में ऐसे चर्चा है कि गुलदमा शाह फाटकपुरे से भी लड़ना चाहते हैं, बर्थडे प्लॉट में भी एक्टिव दिख रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कहीं से इलेक्शन लड़ने का इरादा? नहीं, हमारा जो सब लोग हम साथ में लेके जो हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो इरादे तो हमारे चारों तरफ लड़ने के हैं। जहाँ से भी हमारे को मौका मिलेगा, जहाँ से भी हमारे को सब हमारे ग्रुप में जो हमारे सारे बड़े लोग हैं वो बोलेंगे गुलजाम भाई यहाँ से भी लड़ना और यहाँ से भी लड़ना, तो मैं वहाँ से भी लड़ूंगा। ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना बड़ी बात है, जीत के आना बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह जीतने के लिए मैं इलेक्शन लड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये इलेक्शन अपक्ष लड़ना है या फिर बीजेपी के साथ? तो सारे टाइम पे डिसाइड होगा इंशाल्लाह कैसा लड़ना है। अभी आपने डिसीजन नहीं लिया? हो सकता है कि गुलदमा शाह बीजेपी के सिंबल पे भी नजर आ सकते हैं। नहीं, जरूर, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा एक काम करने का तरीका ही अलग है। हम लोग क्या करते हैं, सारे लोग मिलके बैठ के मशवरा करेंगे कि हमको किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है। अब कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, तो वक्त पे सब आपको पता ही चल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है जवाद भैया। अगला मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो पिछले 5 साल में आप मेंबर रहे, इसमें आपने ऐसे क्या काम किए कि जिसके बिना पर आप ये कॉन्फिडेंस से इलेक्शन में उतरने का इरादा रख रहे हैं अगले? एग्जैक्ट, बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रभाग नंबर 2 के अंदर जब मैं पहली बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इलेक्शन लड़ना है, तो प्रभाग नंबर 2 के अंदर स्कूल का ऐसा बुरा हाल था यार। ये मेरे इलेक्शन में आने का मकसद ही वो स्कूल है। आपको बता दें कि वहाँ पे बच्चे से आते थे, वहाँ पे एक लाइन से खिचड़ी लगती थी। ठेकेदार खुद ही नगर सेवक थे कांग्रेस के, उनको भी ठेका मिला हुआ था। तो घर से खिचड़ी बना के लाते थे डब्बे में, और बच्चे से लाइन में खड़े रहते थे। और मैं इसके बाद से उधर से जा रहा था, तो मैंने बोला भैया ये क्या गणित है? तो बोले यार ये खिचड़ी का ठेका नगर सेवक के भतीजे को दिया है, और बोले खिचड़ी ऐसी आती। फिर मैंने मुश्ताक जनाब से सवाल किया जाके, बोला सर ये कैसा गणित है? बोले इसके इतने पैसे मिलते हैं। मैंने खिचड़ी कहाँ बनना चाहिए? बोले स्कूल में। बोले डब्बे में कहाँ से आ रही? बोले यहाँ से। क्या कौन बोलेगा? बोले भैया ये 25 सालों से ये सिस्टम चल रहा। बोले सर इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले इसके लिए नगर सेवक बनना पड़ता है। बोले इंशाल्लाह सर स्कूल के रास्ते में जरूर नगर सेवक बने। तो मेरा इरादा वहां से बदला। तो मैंने सबसे पहले स्कूल पे वार किया, और वो खिचड़ी वालों को पकड़ाया, पेपर में भी लाया, और सारे चीजें लोगों को बताया कि ये इन्होंने जो किया ये गलत किया। और मैंने वहां पे लाके दस्तरखान बिछा के बच्चों को खिचड़ी का और खिचड़ी वाले को खिचड़ी बनाने लगाया सबके सामने। उस टाइम से स्कूल का नक्शा जो बदलना शुरू हुआ। तो आज पहली स्कूल ऐसी है जिसके अंदर हाउसफुल का बोर्ड लगा। कभी आपने सुने प्राइमरी स्कूल के अंदर हाउसफुल का बोर्ड लगाया? तो ये काम मैंने शुरू किया, मेरी शुरुआत स्कूल से हुई। उसके बाद में हरी के फैल के कोई रोड बने हुए नहीं, तो मैंने दलित बस्ती के अंदर इस रोड को कैसा बैठाना, तो गजू वाकोड़े से लेके राजा साहब ये दलित बस्ती का अप्रोच रोड बनाया, वो कंक्रीट का रोड बना। उसके बाद में राजा साहब से सार्वजनिक संडास, जिसका अंसारी साहब मरहूम हमारे बदुल अंसारी साहब के सामने का रोड कभी नहीं बनता। दिलीप साना साहब ने वो रोड कभी बनाने नहीं दिया, और मैंने वो रोड बना के साबित करे। अरशद वकील साहब के घर के सामने का रोड है वो, जो आज बड़ी चौड़ा खूबसूरत रोड नजर आता है आपके सामने। उसके बाद में हरी के फैल की मस्जिद के बाद में जनाजे के वास्ते रोड नहीं था बैठने के। ये तो रेगुलर सर्कुलर लोग थे बैठे हुए 15 सालों से 25 सालों से, इन्होंने आज तक कुछ विकास ही नहीं करे थे। तो वहां का भी आजाद मस्जिद के सामने का भी सीमेंट का रोड बना है। हरी के फैल के अंदर जो रोड ऊपर अंदर के अंदर जाता जियाउद्दीन के रऊफ साहब के पास में,
वहाँ पे अपने सलाम टेलर साहब का इंतकाल हो गया। मैयत को उठाने के लिए सतरंजी में ऐसा ये करके बाहर गली में से निकाला लेके जा रहा था ताकि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सके। तो मैंने रोड के पूरा खत्म करके एकदम वहाँ पे आज ऊपर तक एम्बुलेंस जाती। आप देखो विकास, मैंने ये नहीं बोल रहा कि ये सब मैंने किया, ये मेरे पूरे ग्रुप ने और हमने सब बैठ के किया गया। हमने सारे काम किसके थ्रू किए? आकाश कुलकर, भोसाक कुलकर के थ्रू काम किया। हमने वहाँ पे गए टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ में और हमने वो काम करे। विकास तो हमने बहुत करे, आपको दिख रहा। ठीक है, आपने जो आपके प्रभाग के रोड नालियां, इसके अलावा आपने एक अच्छा काम जो किया, स्कूल का नक्शा बदल के रखा, स्कूल में आपने तालीमी निजाम सुधार दिया, ये ठीक है। लेकिन रोड नालियों के अलावा क्या मोहल्ले के लोगों के लिए काम किए? राशन के हिसाब से कोई मदद? क्योंकि ऐसा मुझे मोहल्ले के लोगों ने कहा था कि राशन की दुकान पर उनको तकलीफ जाती है, उसके लिए गुलनामा शाह ने मेंबर होने के नाते क्या काम मैंने किया? अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी एक 8-15 दिन पहले मैंने वो पूरा काम कर दिया। मोरे को वहाँ मोरे के पास में गया, मोरे को साथ में एसडीओ साहब के पास में लेके गया, तहसीलदार साहब के पास में लेके गया। जो कुछ 25 से 30 राशन कार्ड थे उनके पूरे नाम वगैरह सब लिखा दिया। इंशाल्लाह 2-3 दिन में उनका राशन शुरू होगा। मेरे साथ से भी 2 दिन पहले की बात है, मैं आपको उसके फोटोज भी बता सकता हूँ। मैंने वो काम करके दिया हमेशा। आपको जो आपके 5 साल में कुछ वक्त के लिए आपको नगर पालिका की तरफ से पानी पुरोठा सभापति का ओहदा मिला था। पानी पुरोठा सभापति एक मुसलमान होने के नाते आपने शहर के मुसलमानों के लिए उस पोस्ट का क्या फायदा पहुंचाया शहर के मुसलमानों को? जरूर, हमने उस टाइम पे पानी पुरोठा सभापति बनने के बाद में हरी के फल के अंदर ऊपर पानी नहीं चढ़ता था। मिल्लत कॉलोनी में ऊपर पानी नहीं चढ़ता था। खदान के ऊपर टीचर कॉलोनी के अंदर पानी नहीं आता था। आप जाके पूछो, सबको पानी है। तुम्हारे ये जो कॉलोनी है नूर कॉलोनी, यहाँ पे नई पाइपलाइन डलवा के ली। उसके बाद में शौकत कॉलोनी के अंदर हमने पाइपलाइन डलवा के ली। हमने तो काम किए नहीं। ये आप जब आप पानी पुरोठा सभापति थे तब हुए ये सब काम? तभी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे अगला सवाल ये है, गुलनामा शाह साहब, ये शहर की अवाम भी बहुत जानना चाहती है, हर किसी के जबान पे ये बात है कि आशुरे का दिन था, गुलनामा शाह साहब मस्जिद के गेट पर खड़े रह के ऐलान करते हैं कि मैं आज बीजेपी छोड़ दे रहा हूँ। आज से मैंने बीजेपी छोड़ दिया और मैं अभी एक अपक्ष मुस्लिम फ्रंट लाऊंगा। मुस्लिम फ्रंट के जरिए हमारे कैंडिडेट उतारे जाएंगे और उसके जरिए मुसलमानों का नगर अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह ऐलान होता है। उसके चंद दिनों के बाद में एमएलसी के इलेक्शन आते हैं। एमएलसी के इलेक्शन का रिजल्ट आता है और गुलनामा शाह साहब उस एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर आते हैं। तो गुलनामा शाह साहब उसकी खुशी में नाचते हुए नजर आते हैं। तो कुछ दिन पहले कुछ और ऐलान था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद आप बीजेपी की खुशी में शामिल होते हैं। सही, क्या बात थी? बात ऐसी थी, उस टाइम पे वार्ड के इलेक्शन ऐसा डिक्लेयर हो गया था कि वार्ड, और वार्ड के अंदर सब मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती। तो मैंने सोचा था कि मुस्लिम फ्रंट अपन तैयार करके मुस्लिम वार्डों में से 90% मुस्लिम रहे, तो उसके अंदर अपने कैंडिडेट चुन के लाएंगे और अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद में पता चला कि भाई प्रभाग हो गए, तो अकेला इंसान इतनी ताकत नहीं कर सकता था, इतनी ताकत नहीं लगा सकता था। तो मैं जहाँ आम है वही सही है। इसके लिए हमने प्रभाग का जैसा इलेक्शन आया, हमने प्रभाग के काम की वजह से हमारे खुद आकाश कुंडल से कोई दुश्मनी थी नहीं। हम तो पहले भी उनके थे, आखिरी भी उनके, अभी भी उनके। ठीक है, आपकी दुश्मनी नहीं थी उनके साथ रह के। आपने बताया कि हमने आकाश कुंडल के साथ रह के इतने सारे काम लिए, लेकिन जब आप ये ऐलान कर रहे हो कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, तब तो कुछ दुश्मनी बन कर जाती है ना कि मैं हमारी पार्टी छोड़ रहा हूँ। हमारा कोई बाइंड था ही नहीं उनसे, आज भी बाइंड नहीं है कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। हमने ऐसा लिख के थोड़ी दिया। ठीक है, आपने छोड़ दिए थे या ऐलान किए थे वो ठीक है, ऐलान था, वापस से बीजेपी ज्वाइन होना, क्या ये सही फैसला था? भैया सही फैसला तो हमारे लिए ये है कि हम उनके साथ में रह के भी सारा विकास कर रहे हैं। सत्ता में वो है, नगर परिषद में वो है, आमदार यहाँ के रनिंग आमदार है और सेकुलर माइंडेड है और बहुत अच्छे है, हमारा सब काम करके लेके चल रहे हैं। इसके लिए हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं क्या बोले बीजेपी के अंदर आप वापस क्यों गए, तो आपको तो मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। तो हमसे बड़े बड़े जो बुजुर्ग है, नाना नवासे जो भी है, ये लोग कहाँ थे? सबसे पहले कहाँ थे जवाब भाई? ये तो सवाल उनसे भी पूछना था मुझे। सबसे पहले वो भाजपा में ही थे। गुलनामा शाह से बात करना है तो बात गुलनामा शाह की ही करेंगे। हाँ। मेरा ये सवाल आपसे है कि बार बार जब भी देश में बीजेपी के जरिए मुसलमानों के साथ में कुछ जुल्म होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो ऐसा कई मर्तबा देखने में आया है कि कहीं और कुछ होता है, गुलनामा शाह का ऐलान आता है कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, फिर वो मामला ठंडा होता है, गुलनामा शाह वापस बीजेपी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसा कई मर्तबा हुआ है। गुलनामा शाह एक मर्तबा फैसला मैं 10 सालों से इससे पहले से आकाश कुंकर साहब मेरे जो है क्लासमेट है, मेरे साथ में वो खेले कूदे हैं, मैं उनके साथ में रहा। मैं पहले से ही जैसा जब से भी मैं आकाश कुंकर साहब से जुड़ा हूँ, तो मैं आकाश कुंकर साहब के साथ में रहा हूँ और मेरे सारे काम होते रहे। तो जाहिर सी बात है मैं भाजपा से जुड़ा हूँ। नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर इससे पहले कश्मीरियों के साथ जुल्म का मामला आया था, तो गुलनामा शाह का ऐलान आया था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ।
370 का मामला आया, एनआरसी सीए के टाइम पे गुलजाम शाह ऐसी शहर में अफवाह होती है कि गुलजाम शाह बीजेपी छोड़ रहे हैं, गुलजाम शाह के जरिए ऐलान होता है, लेकिन फिर वो मामला दब जाता है, गुलजाम शाह वापस नहीं, BJP मैंने के साथ ऐसा नजर कभी आते हैं। ऐलान ही नहीं किया। जब 370 का मामला आया था, जब एनआरसी का मामला आया था, हम लोग सब साथ में कांग्रेस भवन के ऊपर हमने बीजेपी के खिलाफ हम वहां पे गए थे। हमने जहाँ जहाँ कौम का फायदे की बात थी वहाँ कौम के साथ में जुड़े हम तो जुड़े ही ना। आप कह रहे हैं कि जब एनआरसी के लिए हम कौम के साथ गए, बीजेपी के खिलाफ गए, आप बीजेपी के साथ होकर बीजेपी के खिलाफ क्या आपको लगता है कि आपने मुसलमानों ने बीजेपी के साथ रहना चाहिए? क्यों? कांग्रेस सऊदी अरब से पार्टी आई है। ठीक है, कांग्रेस भी बुरी है, लेकिन बीजेपी क्या? एक बात बताओ, कांग्रेस सऊदी अरब से आई है क्या? नहीं, कांग्रेस तो कोई सऊदी अरब से नहीं आई है। अरे लेकिन कांग्रेस ने तो इतिहास गढ़ा हुआ है सब। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान करने वाली कांग्रेस, बीजेपी नहीं है। इतिहास गढ़ने वाली कांग्रेस। आप लेकिन आज देश का नक्शा कुछ और है। क्यों देश का नक्शा बताओ? 10 साल से खानगो के अंदर कौन था हिंदू मुसलमान हो गए? ठीक है, आप बताओ पहले, ये मेरा सवाल का जवाब दो। 15 साल पहले का इतिहास लो, 10 साल पहले का इतिहास लो, बता दो आप कब हुआ हिंदू मुसलमान, बता दो। एक थाली में खाए मेरे साथ के अंदर, अमोल अंधारे से लेके आकाश फुनकर से लेके सारे लोग मेरे दोस्ताने वाले हैं। और आज तक उन्होंने दंगे कराई नहीं 10 साल में, और 15 साल में किसने दंगे कराए? ये इतिहास है। ठीक है, खानपुर इतिहास शहर है। की आपने बात की है, लेकिन जो पार्टी आपने चुनी है, जिसके साथ है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है। अगर आपने ये कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ गए एनआरसी सीए में, मतलब जहाँ आपको जाना लगता था है- वहाँ गए। हाँ। कांग्रेस भी आप कह रहे हैं कोई सऊदी अरब की आई हुई पार्टी नहीं है, तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी, आप एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो एक प्योर मुस्लिम कयादत वाली पार्टी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एमआईएम जहाँ बहुमत में, जहाँ पे एमआईएम मुस्लिम समाज ज्यादा रहता है, वहाँ पे एमआईएम के जो कद्दावर नेता जैसा इम्तियाज जमील कहेंगे, और कद्दावर नेता है, अपने यहाँ पे नहीं है ना वैसे। आप बन सकते हैं। गुलजामा शाह एक बड़ा चेहरा है खानपुर शहर का। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ में तुम सब होना तो मैं बहुत कुछ कर सकता। गुलजामा शाह अगर आए तो आपके साथ पब्लिक भी आने के लिए तैयार है। तो वो सारी चीजें ये कैसे रहता है, ये वो वक्त नहीं है ना, अपना खानगो में वो माहौल नहीं है ना। चंद लोगों की वजह से एमआईएम बदनाम हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। आप गुलजामा शाह ने अब तक अपने काम जो गिनाए वो अपने प्रभाग के इलाके के गिनाए, अपने प्रभाग में। इसके अलावा गुलजामा शाह एक शहर के नेता है, मुस्लिम नौजवान पूरे शहर के गुलजामा शाह को चाहते हैं, तो गुलजामा शाह ने शहर के लिए क्या काम किया? शहर के लिए मैंने वही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने कब्रस्तान का जो काम किया, कौन सा काम? बर्थडे प्लॉट कब्रस्तान के लिए ताड़े कॉलोनी से एक मुस्लिम कब्रस्तान की तरफ एक रोड जाता है जो पास हुआ, बहुत टाइम हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, भाऊसाहब फुनकर के नाम से उद्घाटन हुआ। भाऊसाहब ये रोड बना ना। और एक लोगों में एक बात थी कि अभी इधर गुलजामा शाह साहब का खुद का घर आ गया है तो जल्दी रोड बन जाएगा, लेकिन अब तक वो रोड नहीं बन सका। नहीं, वो उसका परमा जो बाकी था, पीएस हो गया, उसका परमा बाकी था। इंशाल्लाह 2-3 महीने में आगे उसका टेंडर लग जाएगा और वो मंजूर भी हुआ है। बहुत टाइम से रुका हुआ रोड। नहीं, एक्चुअली क्या, नगर उत्थान का जो फंड रहता है ना, लिमिटेड फंड रहता है, ये तो सबको मालूम है। अगर दलित बस्ती में सबसे ज्यादा फंड आता है, तो दलित बस्ती में मैंने सारे विकास कर चुका हूँ। और ये नगर उत्थान का जो फंड आता है ना, नगर उत्थान का जो फंड रहता है लिमिटेड रहता है, तो इसको लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्या तो आप को अपने आकाश फुनकर साहब को बोलकर इतना, नहीं, क्योंकि कहा आपने दिया। ऐलान भी इसके लिए ये किया था कि ये भाऊसाहब फुनकर की ये ख्वाहिश थी कि ये रोड बन जाए। हो गया ना, कर दिए ना। अभी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा आपको 8-15 दिन में काम शुरू दिखेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हो जाए अगर ये काम हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है। हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों शहर में एक अफवाह थी, एक बात एक शहर में हवा थी कि गुलजामा शाह साहब एमआईएम ज्वाइन करना चाहते हैं। एमआईएम के शहर अध्यक्ष पद के लिए गुलजामा शाह साहब धुलिया के आमदार फारूक शाह से मिलकर आए, वारिस पठान साहब से मिलकर आए। इस बात की क्या हकीकत है? नहीं, ये सब झूठ बात है, ये अफवाहें जो लोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। फारूक शाह साहब मेरे रिश्तेदार है, मैं उनसे खास तौर पे मुलाकात करने के लिए गया था, तो मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने किसी के पद जा रहा उसका पद मैं लूं, ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता। गुलजामा शाह साहब शहर अध्यक्ष पद चाहते थे, ये बात सही नहीं, है? मैं अगर एमआईएम में अगर मैं चाहूँ तो मैं जिला अध्यक्ष का पद लेने की ताकत रखता हूँ, लेकिन मैं वो चीज नहीं करना चाहता। अच्छा, ठीक है। एक आपकी जो टीम है, आपने जिक्र किया कि मैं जो भी काम करता हूँ अपनी टीम के साथ मिलकर करता हूँ। आपकी जो टीम है, शोहरत खान साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने भी उसका जिक्र किया था। हाँ। तो आपकी जो टीम है, आपकी टीम के लोग, जो शोहरत खान ने बताया था कि हम 5 से 7 कैंडिडेट शहर में उतार सकते हैं, हाँ? उसमें से उनके एक कैंडिडेट गुलजामा शाह है, जिसको ये उनका ऐसा कहना था, और आपकी टीम ये कहती है कि गुलजामा शाह हमारा 100% विनिंग कैंडिडेट है। तो ये किस बेस पर बोल रहे हैं? गुलजामा शाह जाहिर को सी ये बात विनिंग है, क्यों मान ले रहे हैं? शौरत भाई ने, अनिस भाई ने, इद्रिस सर ने, वासिक सर ने, इन्हें सबको पता है कि काम करने वाला इसको समझता है, नगर परिषद के अंदर बैठ सकता है, नगर परिषद में बोलने की ताकत रखता है, तो उनको पता है कि ठीक है, कैंडिडेट आपको वो चुन सकते हैं कि गुलजामा शाह एक अच्छा शख्स है, गुलजामा शाह सब काम कर सकते हैं, इसलिए गुलजामा शाह कैंडिडेट है। लेकिन ये विनिंग कैंडिडेट किस बेस पर आप अपने आप को घोषित हमने करेंगे? विकास किया ना, हमने काम करे ना, हमारे सब ग्रुप। अब एक बात आपको मैं बता देता हूँ, शौरत भाई भी मेंबर है क्या? नहीं।
नहीं, दोबारी बेस का 25 सालों से कभी काम हुआ? सुने आपने? जैसा मेरी तुम्हारी बात चली, सुने, ये काम किसने करा? ठीक है, अभी उन्होंने ये काम किसने करा? इलेक्शन इलेक्शन ये काम किसने करा? शरद देने करा, बहुत सारे फोन कर आकाश भाऊ से मिलके करा, उनसे निधि मांगे, उनसे बोले कि ये हमारे काम होने वाला, हमारे 25 सालों में काम नहीं है, तो उन तो कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन उनके दिल में क्या है कि कौम की खिदमत होना, हमारे कौम के काम होना, इसके लिए हम लोग उनसे जुड़े हुए और उन्होंने करके दिए। गुलजामा शाह साहब, मेरे सवालात तो मैं यहीं पर रोक देता हूँ, क्योंकि गुलजामा शाह का जब मैंने नाम ऐलान किया कि मेरे अगले मेहमान गुलजामा शाह है, तो मुझे लोगों के इतने सारे सवालात आए कि मुझे अपने सवाल कम करना पड़े, तो मैं सीधे लोगों के सवालात पर ही आता हूँ। चलिए, तो पहला सवाल सैयद ताजुद्दीन साहब पूछना चाहते हैं कि आप बीजेपी के साथ है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए सही जगह है? और उनका दूसरा सवाल आपसे ये है, सैयद ताजुद्दीन साहब भी कंटिन्यू करते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अभी देवेंद्र फडणवीस का एक स्टेटमेंट आया, तो आपको क्या लगता है वो स्टेटमेंट सही है, गलत है? और आपने उसके खिलाफ कोई मेमोरेंडम नहीं दिया या कुछ कहा भी नहीं उसके खिलाफ, क्या आपके ऊपर पार्टी का प्रेशर है? सबसे पहले सैयद ताजुद्दीन साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, क्या हजरत टीपू सुल्तान अलैह ये बहुत बड़े इंसान है। अब ये जो लोग जो बोल रहे हैं ये उनका जाति मफाद है, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे दिल में उनकी बहुत बड़ी इज्जत है, और हम ऐसा अगर जाके रास्ते पे आके बैनर फाड़ देंगे और चिल्लाएंगे, इसका मतलब हम यानी खुलेआम ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा जरूरी है? हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान ने हमको विरोध करने का हक दिया है हमारे संविधान में, हम विरोध कर सकते। और जैसा गुलजामा शाह ने जिक्र भी किया पहले कि जब एनआरसी सीए का मुद्दा बीजेपी ने लाई तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ गए, हम कौम के साथ आए, तो आप इस मरतबा भी ऐसा कुछ कर सकते थे? नहीं, हमको अच्छा लगा नहीं है वो, तो हमने जहाँ हमको जो बोलने का था वहाँ पे हमने बताया। गुलजामा शाह का एक आमतौर पे शहर में मशहूर है कि गुलजामा शाह का वीडियो जल्दी आ जाता है, शहर में कुछ हुआ कि गुलजामा शाह का वीडियो है, तो इस मुद्दे पर भी गुलजामा शाह की वीडियो डाल सकते थे। नहीं, ये सारी चीजें जो हो रही है सारी सबको दिख रहा है, तो रहमतुल्लाह अलैह टीपू सुल्तान ये बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन जो उन्होंने कौम के हस्ते करा हुआ, जो अंग्रेजों से सबसे बड़ी जंग लड़े थे, सारे इतिहास है, ये तो राजकारणी फंडा है, चलते रहता है, ये होते रहते बातें, लेकिन उनपे कोई फर्क गिरने वाला नहीं। आप उस चीज का विरोध करते हैं? या करता हूँ ना, विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, एक बड़े नेता ने नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बोल दिया। अच्छा ठीक है, उनका पहला सवाल ये था कि बीजेपी मुसलमानों के लिए सही जगह है, वहां पर मुसलमानों में रहना चाहिए। मुसलमान सबसे पहले अपने आप को मुसलमान समझ ले, बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे, वो अपने कौम के लिए खुद होकर खड़े रह के काम कर ले, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आरएसएस हो। कौम के काम करने के लिए बीजेपी भी सही जगह है, आपका ऐसा मानना? मेरा ऐसा बोलना है कि खुद में चाहिए, वो गट्स खुद में चाहिए। तुम कांग्रेस में रह के कौन से तीर मारे आज तक? 25 सालों में तो कांग्रेस में रह के तुमने खुद के घर के सामने नाला नहीं बना दिए, और हम भाजपा में रह के हमने तो सारे काम करा के दी थी। अनिल भाई ने बोलो, गुलजान बोलो, जाके देखो, दो नंबर स्कूल भी जाके देखो, 2 नंबर के वार्ड गोलीपुरे में जाके देखो, जूना फैल में जाके देखो, फुल काम करके दी, इतने काम करके दिए। ये किसके राज में हुए? भाजपा के राज में हुए, आकाश कुंकर के राज में हुए, और ये हमने करा के दी। और 25 सालों में तुम कांग्रेस के झंडे पे नारे मारते चले जाए, तो उनको मालूम है। बीच में 15-1 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ, शायद लोग भूल गए होंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। गुम्बद खिजरा का फोटो माननीय दिलीप कुमार सानंदा जी साहब ने फाड़ दिया था, ऐसा नाना ने कहा था। और सारी कौम को एक तरफ के वहां जाना नहीं, वहां ऐसा करना नहीं, सारी कौम को एक तरफ लाके अशोक जी सानंदा अपना अशोक सोनवणे साहब का काम करने को लगाए थे। हाँ, भूल गए क्या? अभी दिलीप सानंदा साहब ने क्या गुम्बद खिजरा फोटो लगा दिया वापस? अब सबको बोल रहे कि आओ कांग्रेस के साथ में, आओ कांग्रेस के साथ में। जी ठीक है, वो तो कांग्रेस के अगर नेता है तो वो कांग्रेस के लिए बुला रहे। हम ये नहीं कह रहे कि गुलजामा शाह साहब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाए। गुलजामा शाह साहब कुछ मुसलमानों की क़यादत मजबूत करे, मैं मुसलमान कांग्रेस के साथ भी ना जाए, बीजेपी के साथ भी ना रहे, तो हम है ना, हम कांग्रेस के खिलाफ जो हम काम कर रहे हैं, और भाजपा के साथ में हम जो काम कर रहे हैं, तो खंगों के अंदर मुसलमानों को एक करने का काम हम ही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम दुख सुख में, थाने में, कचोरी में किसके एक्सीडेंट होता, किसका होता, कौन जाता है? हमारा सबका ग्रुप ही जाता है, हमारे सबके जो लीडर है वही जाते हैं, दूसरा कौन आता है? ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे जो है शेख रफीक साहब का आपसे सवाल है कि आप मुसलमानों की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो आप एमआईएम की सीट पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मुसलमान ऐसा पर्टिकुलरली जरूरी है कि एमआईएम पे जाके मुसलमानों की रहनुमाई होनी चाहिए? मुसलमानों के हक की बात तो एमआईएम में जाके रहनुमाई करना चाहिए, जरूरी है। अरे भाई, काय में भी रहो, अपक्ष रहो, विपक्ष रहो, किसके भी साथ में रहो, मुसलमानों की रहनुमाई खुद में आना चाहिए, आप खुद करना चाहिए। मुसलमानों की भलाई के काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उस पार्टी के साथ मिलकर करना चाहते हैं जो मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। गलत बात है, मेरे सामने तो अभी आज तक कभी हुआ नहीं।
पूरे देश में तो हो रहा है सब देश का छोड़ो, खानगो की बात करो। खानगो में तो मैंने तो सेकुलरिज्म देख लिया उनको, उनके साथ में रहे। अच्छा, खामगांव आप ये आपका ये कहना है कि हम खामगांव को देखकर इनके साथ में है, खामगांव की हद तक ये डिसीजन लेते हाँ हैं। हाँ हाँ, हम खानगो के अब वो आपका डिसीजन आपकी नजर में सही है गलत है वो आपका फैसला है। अगला सवाल जो है मोहम्मद इमरान साहब का है कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ये जब एनआरसी और सीए जब आया था तो हम लोग खुल के सामने आए थे, हमने सपोर्ट किया था, हमने सीधा सीधा सब हम लोग विरोध में गए थे इसके कि नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि ये ना हो, तो आपने ठीक है विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, मुसलमानों के साथ में विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया। मैंने आपको पहले बोला खानगो के हद तक हम साथ में हैं। ठीक है, ऊपर क्या हुआ? खामगांव में आपके जो आकाश फुंडकर साहब से आपने क्या, ये आकाश फुंडकर साहब से कहा कि आप अपनी पार्टी से कह सकते हो कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? आकाश कुलकर साहब को बोला हमने, आकाश कुलकर साहब ने बोला एक अंदर कुछ नहीं कर सकता ना, जो करना है पूरे खासदार वगैरह ऊपर का लेवल का मैटर है। अगला सवाल जो है अफसर राजा आपसे करना चाहते हैं कि जिया कॉलोनी की मस्जिद, आपने सब तरफ के काम किए, जिया कॉलोनी की मस्जिद के सामने का रोड क्यों नहीं बनाया? और कुछ दिनों पहले आपने एक ऐलान किया था, एक व्हाट्सएप पे डाला था कि जिया कॉलोनी में मस्जिद के पास में हाईमैक्स लगने वाला है, वो कब लगने वाला है? वो उसका अभी तक कुछ मैंने हुआ नहीं है। टेंडर की वर्क ऑर्डर डाला था और वो लगने वाला है। वो वर्क ऑर्डर डाला था कि यहाँ हाईमैक्स लग रहा है, और वो जो रोड है वो रोड का भी डाला था मैंने, तो अभी इंशाल्लाह जल्दी चालू हो जाएगा। जिया कॉलोनी की मस्जिद के सामने का रोड शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है, लाइट भी लगने वाला है, हाईमैक्स लगने वाला है। ठीक है। अगला सवाल जो है डॉक्टर वकार मोहसिन साहब करना चाहते हैं कि आपके जो बहनोई है फिरोज शाह साहब, वो भी कांग्रेस से इच्छुक उम्मीदवार है प्रभाग नंबर 2 से, तो क्या गुलजाम अहमद शाह साहब इलेक्शन लड़ेंगे या फिरोज शाह साहब लड़ेंगे या दोनों नजर आ सकते हैं? नहीं, जब हमारे यहाँ पे एक खासियत है, आपको मैं बता दूं, हमारे बाप दादा से परंपरा चलते हुए आ रही है। अगर हमारे खानदान का अगर एक गुलजाम शाह खड़ा रहेगा तो दूसरा गुलजाम शाह कभी पैदा नहीं हो सकता। जैसा बरकत पहलवान के बाद में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, वैसा डबल दूसरा कोई नहीं हो सकता। बरकत शाह पहलवान साहब जो थे हमारे बुजुर्गों के जमाने के एक मुसलमानों के बड़े लीडर थे, तो क्या गुलजामा शाह साहब अभी आज के दौर के बरकत शाह पहलवान नहीं, 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 मैं उनकी तो नखून की बराबरी नहीं कर सकता। वो तो यार वो जियाउल्लाह खां साहब, बरकत पहलवान साहब और अपने ये अपने आपके दादा इनकी अब्दुल्ला खां साहब, इनकी बराबरी तो यार यहाँ पे आज खामगो के अंदर कोई भी नेता नहीं कर सकता। डॉक्टर वकार मोहसिन साहब का ही कंटिन्यू एक और सवाल है कि कुछ दिन पहले आपने राशन कार्ड का काम शुरू किया था मोहल्ले में, तो वो उस काम का क्या हुआ? क्या वो कार्ड बन गए, उनके अनाज शुरू हो गए? वो मैं आपको बताया ना अभी के 2-4-5 दिन के अंदर उनको अनाज मिलना भी शुरू हो जाएगा। मैंने सब लेडीज को लेके गया था साथ में भी, पिछले हफ्ते की बात है, सारी लेडीज भी मेरे साथ में थी और मोरे को वहां से लेके हम एसडी ऑफिस भी गए थे। मैंने बताया वो राशन मिलने वाला है। एक वसीम सैयद साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप खुलकर बीजेपी का साथ क्यों नहीं देते? आप अपक्ष बनकर क्यों बीजेपी की तरफ कौन को ले जाना कौन सा खुल के रहना है? खुल के तो रहते हैं यार, सबको मालूम है हम के साथ में खुल गया, कौन सा खुल के रहना चाहिए? अपक्ष बन के क्यों इलेक्शन लड़ते? अपक्ष में उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लड़े थे उस टाइम पे अपक्ष का दौर था, उस टाइम पे लड़े। अभी तो सबको पता है हम किसके साथ थे। मतलब अगर अभी गुलजामा शाह साहब अपक्ष भी इलेक्शन लड़ते हैं तो कौम ने समझ जाना चाहिए कि ये बीजेपी के साथ है। नहीं, हम कौम के काम करने वाली की क्षमता रखते हैं, हम किसी के साथ में हैं, हम भाजपा के साथ में भी है तो खुल के है। और दूसरी बात, हम काम करने की क्षमता रखते हैं। हम ऐसे लोगों की जैसे 25 सालों से नगर सेवक बन के आ रहे, ना खुद का विकास कर रहे ना कौम का विकास कर रहे, तो आज भी खाली कल भी खाली थे। अगला सवाल मोहम्मद मोहसिन साहब का है कि इनका भी यही बात इन्होंने भी पूछी है कि आप लोग कहते हैं कि आकाश फुंडकर अच्छे आदमी है, ठीक है, खामगांव बीजेपी अच्छी है, ठीक है, आपके कहने पे हम मान लेते हैं, तो फिर आप बीजेपी के सिंबल पर क्यों नहीं आ रहे? अरे इतना तो सब कुछ हो गया, आप कौन से सिंबल? नहीं, इलेक्शन की बात बता रही, इलेक्शन तो सिंबल वक्त है ना अभी इंशाल्लाह। जब आप कह रहे हैं कि हम खुलेआम सबको बीजेपी के साथ है, तो फिर खुलेआम सिंबल भाजपा के साथ में आएंगे, खुलेआम हम कांग्रेस के साथ में जाने वालों में से नहीं है। आप लिख के ले लो हमारी बात। और अगर कांग्रेस की नगर पालिका में सत्ता बन जाती है, आप चाहते हैं कि कौम के काम हो, आप अपक्ष चुन के आते हैं, सत्ता बन जाती है, तो भैया तो भी हम आकाश फुंडकर के साथ में, फिर तो कौम के काम नहीं हो पाएंगे। हमारे में टैलेंट है, मेरे में टैलेंट है, काम कैसा करा के लिए। ठीक है। अगला सवाल जो है 2-3 लोगों का सेम सवाल था, मैंने उनके नाम एक साथ जोड़ दिया हूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब, अंसार शाह साहब ये सवाल करते हैं कि टीचर्स कॉलोनी फिरोज सर के घर से लेकर ताड़े कॉलोनी तक का रोड कब बनने वाला है? अभी तक बना नहीं। और इसी सवाल में सैयद मुंतकिब साहब ये ऐड करते हैं कि रोड बना नहीं और खोद कर डाल दिया गया। आपको पता खोदने की वजह पूरा डामर उखड़ा हुआ था, उसके ऊपर से वो गड्ढे इतने बढ़ गए थे, फिर मैंने वो डामर पूरा निकाल के मेरी जीसीपी, मेरा रोलर
वाटर टैंकर रोलिंग गीलिंग करके मैंने मेरे तरफ से उतना वो सब काम करके दिया। और दूसरी बात, उसका टेंडर वगैरह सब मंजूर हो गया, एक 8 दिन में शुरू होगा। अभी काम होना है, आप 100% बहुत सारे कामों का ये वादा कर रहे हैं, कुछ दिन नहीं, में ये शुरू दो हो ही काम, ये दो तीन काम ही मेरे से रहे हुए थे। 2-3 काम इंशाल्लाह मैंने मंजूरात भी करा दिया और होने वाला है। टीचर कॉलोनी में जमात खाने का भी टेंडर भी 4 दिन के अंदर लगने वाला है। टीचर कॉलोनी में जमात खाना 50 लाख का लेके आया। अभी आप नगर सेवक नहीं रहे, उसके बाद भी आप ये वादा करते हैं कि 8 दिन में ये काम मैं करवा दूं। भाई ये सारे नगर ये मंजूरात हो गए। नगर सेवक रहते टाइम में हमने मंजूर कर दी। इसकी कुर्सियां रहती, टीएस रहता हुआ सभा के अंदर मंजूरात हमने दे ही ली। जो आखिरी सभा हुई थी उसके अंदर मंजूरात दे दिया, उसकी कॉपी आपको बता रहा हूँ। ये हो गए, अभी सिर्फ टेंडर की कुर्सियां बाकी। अगला सवाल मोहसिन शेख साहब का है कि गुलजामा शाह ने जो ऐलान किया था कि हम अपने दम पर 8-10 सीट लड़ाएंगे और मुसलमान नगर अध्यक्ष बनाएंगे, उसका क्या हुआ? अभी परवाह क्या है हमारा, तो जो सारे जो हमारी जो टीम वर्क है हम जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीटें चुनगी भी आएंगी वैसी और हम बनाने की ताकत भी रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जैसा आपने कहा कि मैंने आपको जब सवाल किया कि वो मुस्लिम फ्रंट का क्या हुआ, तो आपने कहा कि वो वार्ड के लिए हमारा डिसीजन था। अभी आपका प्रभाग, अभी हमारा इलेक्शन प्रभाग वाला होने वाला है, तो शोहरत खान साहब जो आप उन्हीं के साथ में काम करते हैं, आपकी टीम में शोहरत खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम इस प्रभाग वाले इलेक्शन में भी 5-7 सीटें लड़ाएंगे। पिछली मरतबा दो लड़ाई थी, दोनों सक्सेस हुई। इस मरतबा हम 5 जरूर लड़ाने वाले हैं। तो क्या आप इसमें ये वादा करेंगे कि वो 5-7 सीटें अगर आती है तो आप मुस्लिम नगर अध्यक्ष लेके आएंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आपकी ये तो जाहिर है, आप कह रहे हैं कि हम खुलेआम अपक्ष से भी रहे तो बीजेपी के ही साथ जाने वाले हैं। हाँ। तो ये तो जाहिर है कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे। अगर बीजेपी के साथ आप जाते तो ये बीजेपी के आप मुस्लिम नगर अध्यक्ष की मांग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपको मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अरे वो हमको जब पानी पुरोठा सभापति दे सकते हैं, हमारे को सारे काम हम दे सकते हैं, तो हमको नगर अध्यक्ष खामगांव में अभी तक मुसलमान को दिया नहीं। तो ये भी इतिहास रचा के बता देंगे इंशाल्लाह तुम्हारे को, हमको करने में मजा आता। ठीक है, चलिए। अगला सवाल मोहम्मद जुनैद साहब का है कि उन्होंने भी ये कहा कि पहले आप ये ऐलान करते हैं आशुरे के दिन की बीजेपी मैंने छोड़ दी, और उसके कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप ग्रुप में बीजेपी के कामों के एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, तो इससे हमने क्या समझना चाहिए? मैंने आपको ये सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया मेरे भाई को भी, और मेरे भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं किधर भी रहूँ, तुम्हारे काम में नहीं आता कि इतना सवाल का जवाब तुम ही दे दो। अगला सवाल इसाक अहमद शेख करते हैं कि हरीका फैल आपका प्रभाग में आता है, आपका एरिया, आपका ऑफिस वहीं पर है, तो वहां पर हरीका फैल मस्जिद के सामने जो कचरा जमा होता है उसका 5 साल में अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। हाँ, वो वहाँ पे तो सब अपने लोग लाके वहाँ पे उन्होंने कचरा यार्ड बना के रखे। वो लोग भी अपने लोग लाके कचरे की गाड़ी जबकि मोहल्ले में आती है उसमें डालना चाहिए, लोग भी अपनी लाके डालते हैं। और उसको उठाने का काम हफ्ते में 2 हफ्ते में वगैरह में जो कचरे के ट्रैक्टर आता है उठा के लेके जाता है। करने वाले को डंपिंग ग्राउंड वगैरह, डंपिंग ग्राउंड कचरा भी अपने लोगों को जब इतनी सुविधा मिली कि भाई गाड़ी घर तक आती कचरे की। क्या हरीका फैल में अंदर तक गाड़ी पहुंच अंदर तो ऊपर तक जाती गाड़ी, आपको वीडियो बता दूंगा। और मैंने ऊपर तक गाड़ी जाती और हर दिन गाड़ी जाती। तो अपने लोगों का काम क्या है उसमें डाला। अपने लोगों का काम तो तुमको पता है कि वहीं से अभी निकाल रहे और वहीं फेंक देते। अगला सवाल मोहम्मद इमरान साहब का है कि जवाद साहब के चैनल पे एक साहब ने ऐलान किया कि कांग्रेस 30+ सीटों के साथ में नगर पालिका में आने वाली है, आपका इसके ऊपर क्या राय है? मेरे ख्याल के सपने हैं ये सपने ही रहेंगे। आपको नहीं लगता कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? जिन्होंने बोला थे 30 का, वो खुद पहले किसके साथ में थे पहले देखो। नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि नहीं वो किसके साथ में थे पहले, अभी उनको नहीं आ गया। उनको अभी ये करे, अभी उन्होंने 15 साल उनके खिलाफ बातें करे और बोलते 30 सीटें लेके आए। अरे बोलने की रास्ते भी थोड़ी सी अच्छी जबान को रखो कि बोलने के तो सामने वाले को पहुंचने भी होना। 30 सीटें ला लेते, कमाल हो गई यार। कोई बात है कि हंसने ऐसी बात। इलेक्शन है, वो उनका दावा कर सकते हैं, आप अपना दावा कर सकते हैं। ऐसे मैंने क्या बोला कि सपने ही है, मुंगेरी लाल के सपने है। अब ऐसा बोल सकते हुए कि भाई वो बढ़िया मजा आएगा, फाइट आएगी, बात करने का तरीका रहता। कुछ भी सवाल कुछ भी जवाब, ऐसा मजा नहीं आता। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सत्ता आएगी? मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी की सत्ता आएगी। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आपको क्या मेरे 40 सीटें आ जाएंगी, 30 सीटें आ जाएंगी। बीजेपी की सत्ता आएगी इंशाल्लाह। अगला सवाल शेख सद्दाम साहब का है। वो कहते हैं कि प्रभाग नंबर 2 में हमीद ड्राइवर के घर से आरिफ बिल्डर के घर तक के रोड और नाली आपने पास कर दिया काम, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। अभी उसमें अभी सब मंजूरत होगी। अभी वो काम शुरू करने के उसको वर्क ऑर्डर बाकी है, उसकी वर्क ऑर्डर जल्दी हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। वर्क ऑर्डर अब होगी, अब तो टेंडर ऑलरेडी सभा में ले लिया, मंजूरात हो गया, कार्य खत्म नहीं हुआ। नगर परिषद का काम तो शुरू है। वो तो सिर्फ नगर सेवक एक क्या रहता है, एक मीटिंग जो रहती है जिसके अंदर बहुमत देते हैं
वो नगर सेवक काम रहता, काम तो कराने का काम नगर परिषद का रहता ना। नगर परिषद तो शुरू है, नगर परिषद थोड़ी बंद तो आपने ये काम पास करवा लिया। हाँ। अगला सवाल मोहम्मद असर साहब का है कि वो कहते हैं कि आप पानी पुरोठा सभापति थे और आपके साथी अनिल जंगला साहब पानी पुरोठा सभापति थे। आपने महबूब नगर के अंदर पानी पाइपलाइन डाल दी, लेकिन वो पाइपलाइन अभी तक शुरू नहीं हुई। आपने ये कहा कि वो जल्दी शुरू हो जाएंगी। शोहरत खान साहब ने भी शायद उसका जिक्र किया था कि वो जल्दी शुरू हो जाएंगी, कुछ काम बाकी था। उनका ये कहना है कि अगर वो पानी पाइपलाइन भी आप लोगों ने शुरू नहीं करवाई अभी तक, कि अगर कॉलोनी में महल्ले में टैंकर भी आते हैं तो वो कांग्रेस के लोगों की तरफ से टैंकर आते हैं, तो क्या ये नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है? गलत बात। मैंने देखा महबूब नगर में शोहरत खान साहब हर साल टैंकर वहाँ पे लेके जाए, हर साल उनका टैंकर चलता। सरदार जी ये है, ये महबूब नगर के रहने वाले हैं। महबूब नगर के रहने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे आंखों से और मैं खुद शोहरत खान साहब के साथ में जाके पानी बांटा हूँ और उसका पूरा खर्चा शोहरत खान साहब करते। हर ये फिर कौन है? ये कौन है? करते ना मेरे आंखों से। वो तो एक जाती मामला हो गया। कर नहीं पानी, तुम बोले कांग्रेस बेचती है, गलत बात। कांग्रेस कहाँ से बेच रही? मैंने तो मेरे शोहरत खान साहब भी बेचते होंगे, कांग्रेस भी बेचती होगी, ऐसी बात होगी। मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो शोहरत खान को देखा जिसका वो जब बता रहे कांग्रेस बेचती, तो मैं उनको बताना चाहता मेरे भाई को कि पाइपलाइन का क्या हुआ? पाइपलाइन का तो जो टाकी बनने की थी, जो वहाँ की वाटर टैंक की टाकी सब तैयार होगी, पंप भी पूरा लग गया था, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पानी आ जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम आपको भी पेश आता है? हमको ऐसा लगा था कि अभी तक की सिर्फ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने ही टेक्निकल नहीं, प्रॉब्लम। कांग्रेस के लोगों ने तो 10 साल पहले पानी लाना था जनाब। कांग्रेस के लोगों ने क्या करा था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पानी पुरोठा सभापति मैं था, हमने वापस जाके सिरला से पाइपलाइन फूट के वापस जाके पाइपलाइन डलवाया, वापस जाके पूरे काम कराए। वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ था। इन्होंने क्या कर दिया, इनका आपको टेक्निकल पता, खामगांव में नालिया खोद डाले, पाइप डाल दी और उसका 60 लाख रुपए एडवांस पेमेंट, 7 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट उठा ली, जिसके अंदर से परसेंटेज के पैसे ले लिए। और ठेकेदार जो था मुंबई का था, वो मुंबई बेचारा मर गया। हम वहाँ पे जाके उसको तकलीफ दिए, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ उसके अंदर, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज है, मैं खुद एक ठेकेदार हूँ। हमने जाके वो ठेकेदार को मैनेज किया, उसको सब करके मलकापुर का सब कॉन्ट्रेक्टर को बुलाया और वो काम कंप्लीट कराया। ये भाजपा के राज में, कांग्रेस ने तो पैसे खा के बैठ गई थी। अच्छा, अगला सवाल जो है जाहिद रजा साहब आपसे करना चाहते हैं। उनके 3-4 सवालात आपसे है। पहला सवाल तो उनका ये है, क्या गुलजामा शाह साहब बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं? बीजेपी की विचारधारा से तो कोई सहमति नहीं, कोई मुसलमान ही नहीं रहती। फिर आप उनके साथ क्यों? मैं तो ऑलरेडी, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ ना, मैंने खामगांव के हद तक की बात कर रहा हूँ। खामगांव पे विचारधारा तो आकाश मुनकर की अच्छी है। अच्छा ठीक है। अगला उनका सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद डिमोलेशन, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद और बहुत सारे एंटी मुस्लिम लॉ जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी पास किए, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? बाबरी मस्जिद का जो मसला जो शुरू हुआ था, ये शुरू कांग्रेस ने करी। ताले तो कांग्रेस ने खोली थी, हम तुम भाजपा पे लाके डाल देंगे। अरे करने वाले तो तुम है, खुद कांग्रेस वालों। भाजपा को तो रास्ता मिल ही गया, दिया किसने रास्ता? गली का दरवाजा खोला किसने? वो ठीक है, जिसने भी किया। नहीं, क्यों किया किसने? कांग्रेस ने किया, ये बोलो तुम भी, हम भी बोलेंगे, बाद में लोगों को मालूम कब पड़ेगा। हाँ ठीक है, उसके लिए सब जिम्मेदार। आप इसको क्या मानते हैं? आप इसको सही मानते हैं? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का सवाल मैं आपसे कांग्रेस नहीं ने करूंगा, किया ये सब। क्योंकि आप कांग्रेस के साथ थे। भाजपा को तो तुमने ताले खोल के दिए ना हो, तो घर में घुसेंगी ना। ताले तो तुमने खोले। अच्छा, बाबरी मस्जिद उनका का तो मसला मुद्दा ही हुआ, है। उसके अलावा ट्रिपल तलाक का जो मसला हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है बीजेपी अभी आया है क्या? गवर्नमेंट। इसका तो सब हमने तो पहले बोला ना, खामगांव के बाहर अगर ये सारी चीजें आती रहेंगी तो हम तो विरोध करते रहेंगे। इसका विरोध करते हैं, ये इनका यही पूछना है कि आप इसका विरोध करते हैं? नहीं करते। उनका अगला सवाल ये है कि जो देवेंद्र फडणवीस का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कहा, आपने उसके खिलाफ एक मेमोरेंडम भी नहीं दिया। जो पार्टी के जो बड़े बड़े टीपू सुल्तान के, जो पार्टी के अपने आप को अध्यक्ष बनते, टीपू सुल्तान के जो रहनुमाई करने का जो झंडे लगा रहे, वो लोगों ने तो खुद ने नहीं दिया। हम लोगों ने कुछ जो करना था, हमने मस्जिद में जाके अल्लाह से दुआ करे कि ये होना नहीं चाहिए। हमने वहाँ अल्लाह के पास में शिकायत करी, यहाँ क्या बंदों के सामने कर। अच्छा ठीक है। जैसा कि आपने जिक्र किया, उनका अगला सवाल है जिसको हम अपने तौर पे पेश करोगे। आपने जिक्र किया कि हम बीजेपी में रहते हुए भी आपने एनआरसी सीए के खिलाफ आवाज उठाई। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कानून ला रही है हम उसके खिलाफ में, उसके विरोध में है। तो इनका ये पूछना है कि क्या बीजेपी में रहते हुए
भी बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है? क्यों नहीं उठा सकते? गलत के आपने साथ, ऐसा किया? गलत के साथ में, गलत जो करेंगे उसके साथ में आवाज उठाने वाला वही क्या तो आपने इंसान कभी रहता आवाज है। उठाई? टाइम हाँ, जैसा आपने जिक्र किया एनआरसी सीए का, ठीक है। अगला सवाल सैयद मुंतखिब साहब आपसे करना चाहते हैं कि फिरदौस कॉलोनी जो खदान का इलाका है, वहां पर गरीब बस्ती है, गरीब मुसलमानों के घर है, हरीका फैल और पंचशील नगर, यहाँ की नालियां वो फिरदौस कॉलोनी खदान में आके गिरती है, उसको आपने रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की, रोका नहीं अभी तक। उल्टा अभी यहाँ पर एक अहबाब कॉलोनी से एक और नाली आकर उसमें गिरना शुरू हो गई। नहीं 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 नहीं, वो जो है अहबाब कॉलोनी की जो नाली लाए हुए है वो किसने लाया? रनिंग नगर सेवक ने लाया। आप भी रनिंग नगर सेवक है, आप रोक? नहीं नहीं, मैंने तो रोका, मैंने विरोध किया ना, मैंने विरोध किया इसलिए वहां तक रुक गई हो। आपकी गवर्नमेंट थी, मैंने विरोध किया आप इसलिए बंद रुक गई। करवा सकते थे, रूट मैंने- चेंज करवा सकते नहीं थे। तो रूट चेंज करवा दिया, रोक दिया ना वहाँ पे चेम्बर बना दिए उन्होंने, पानी नीचे नहीं जा रहा है, चेम्बर बना अच्छा, विरोध। जो पहले से नाली आ रही है हरीका फल वगैरह, हाँ, वो जो नाली जो आ रही थी उसका अभी जो टेंडर वो जो हुआ फारूकी साहब के पास से, वो पूरा पानी डाइवर्ट होके बड़े नाले से इधर जाने वाला, वो तो काम का मैंने मंजूर करा लिया। वो तो उस दिन उद्घाटन हुआ आकाश कुंकर के हाथ से, तो वो नाली चेंज होगी, अभी खदान का पानी बंद हो बंद जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल मोहम्मद शेख साहब के सवालात है कुछ, उनके भी 3-4 सवालात है। उनका पहला सवाल ये है कि आदमी अच्छा है या बुरा, ये उसके ख्यालात से, उसके विचारों से हम इसका फैसला लेते हैं, उसकी पहचान उसके ख्यालात से होती है। आप लोग ये कहते हैं कि आकाश फुंडकर मुसलमानों के लिए अच्छे इंसान है, तो आकाश फुंडकर जो है वो बीजेपी और आरएसएस के प्रचारक है, तो आरएसएस की विचारधारा वाला आदमी मुसलमानों के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? आरएसएस के आप किसकी बात कर रहे हैं? आकाश फुंडकर साहब। तो पहले आरएसएस का जो गढ़ चलाने वाले अपने माजी साहब के वालिद साहब है, आपको पता है? इन्होंने आकाश फुंडकर साहब का सवाल किया। नहीं, वो भी सवाल करना चाहिए ना, उन्होंने कांग्रेस के बारे में बात करते तो ये भी सवाल आना चाहिए ना कि आरएसएस को कौन सबसे ज्यादा साथ देता था? गूगल सेठ सानंदा साहब साथ देते थे आरएसएस को, पहले वो है। और आकाश फुंडकर तो मेरे नजर के अंदर, मैं आकाश फुंडकर के साथ में रहता हूँ, मुझे पता है, मैंने तो कभी उनके माइंड में कभी ऐसा देखा नहीं जाती बात। वो आकाश आरएसएस से जुड़े तो है। अरे भाई, इंसान तो हर किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी विचारधारा की बात कर रहा ना वो, तो विचारधारा तो मेरे नजर में आकाश फुंडकर की ऐसी कभी है ही नहीं। मेरे को तो साथ में बैठा के खाना खिलाते, साथ में एक थाली में हम खाना खाते, तो विचार। हाँ, उनका अगला सवाल ये है कि पिछले नगर सौरभ भाई के परिषद घर के शादी के अंदर आपने देखे होंगे आकाश साहब कितने देर तक बैठे थे, और बहुत साहब फुंडकर भी वहां पे कितने देर तक बैठे थे। अगर उनकी विचारधारा ऐसी रहती थी तो जहाँ पे सब कुछ बन रहा, और आकाश भाऊ फुंडकर भी बैठे हुए हैं, बहुत साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये यार आपको सोचने ऐसी बात है, अगर ऐसी विचारधारा रहती तो वहाँ खाना ही नहीं बनता था सौरभ भाई का। अगला सवाल उनका शेख साहब का ये है आपसे कि पिछला नगर पालिका जब इलेक्शन था, गुलजामा शाह साहब उसके कैंडिडेट थे, प्रचार शुरू था, इदरीस सर ने आपका खुलकर साथ दिया, आपका बहुत सारा साथ इदरीस सर ने दिया। अभी शहर में ये एक चर्चा है कि इदरीस सर प्रभाग नंबर 2 से कैंडिडेट हो सकते हैं, तो अगर इदरीस सर होते हैं तो क्या गुलजामा शाह उनके लिए अपनी सीट छोड़ेंगे? ये कुर्बानी दे सकते हैं? ओबीसी और ओपन दोनों, ओबीसी ये अभी तो तय नहीं हुआ कि सीट कौन सी आना है, ओबीसी आना है, एससी आना भैया है, 2 open सीटें आना है। लड़ाएंगे, ठीक है, एक सीट थोड़ी लड़ने वाले, 2 लड़ेंगे, एक इदरीस सर लड़ेंगे, एक मैं लड़ूंगा। अगर दूसरी सीट एससी आ जाती है तो ऐसे आदमी तो इदरीस सर मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग है, और उन्होंने इससे पहले सीनियर है, उन्होंने नगर परिषद के अंदर मेंबर रह चुके, तो मैं तो यार उनके हाथ में उनके लिए आप कुर्बानी देंगे क्या? ये नहीं दूंगा। अच्छा, अरे वो मेरे बड़े हैं ना, जहाँ पे हमारे बड़ों की बात आ जाती है, हमारे को इखलाक सिखाए हुए हैं कि जहाँ हमारे बड़ों की बात आ जाती है उनके वास्ते हम जान देने की ताकत रखते हैं। ये तो सीट की बात कर रहे हैं। अगला सवाल उनका शेख साहब का यह है कि जैसा इब्राहिम कंडक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि उनकी नजर में मुसलमानों के रहनुमा शेरियार खान साहब और डॉक्टर वकार साहब है, तो गुलजामा शाह की नजर में मुसलमानों के रहनुमा आज के दौर में कौन है? डॉक्टर वकार साहब रात में दिखते थे। नहीं, आप मेरी बात सुनो ना, वो उनका व्यू था इब्राहिम कंडक्टर साहब का, वो जिसको मानते हैं ठीक है, आप किसको मानते हैं इसका जवाब दीजिए। मेरे नजर में तो देखो भैया, मेरे नजर में जो मेरे साथ में चल रहे, मेरे साथ में जुड़े हैं, जो आपको सबको पता है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्या रहनुमा जो लोग थे ना, बरकत पहलवान, जियाउल्लाह खां साहब, वो अपने आपके और दादा साहब, ये लोग थे रहनुमा यार, ये दिल से थे, घरों में से पैसे लगा के काम करते थे। और ये लोग तो कब रात में, दिन में सोते रहते, रात में जगते रहते, ये कब कौम के रहनुमा बने यार? हाँ, दवा खाने के कोई काम में नहीं आते, किसके नहीं आते, इतनी बड़ी स्कूल है अंजुमन, वहाँ पे मेडिकल वाले आ जाना था, 16 एकड़, ये अगर मेरे ताबे में रहती थी ना,
अरे मेरे बाप, गुलजामा शाह साहब तो मजाक नहीं करता तुम्हारे को। मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से लेके डेंटल कॉलेज से लेके सारी चीजें यहाँ आ जाती थी। आपके दावे हाँ, में जवान नहीं है। बच्चे सुनो, जवान बच्चे फ्री में पढ़ते थे, गरीब बच्चे लगते थे, पैसे नहीं लेता था मैं किससे। गुलजामा शाह साहब के दावे में आज तो अंजुमन नहीं है, लेकिन गुलजामा शाह साहब खुद इतनी ताकत रखते हैं कि अपना कॉलेज खोल सकते हैं। इंशाल्लाह खोलेंगे भविष्य में। हमने बात करी, हमने मेडिकल कॉलेज की बात करी है गरीबों के वास्ते। हमने मेडिकल कॉलेज के वास्ते हमारे ग्रुप ने बात करी कि अपने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज लाना चाहिए जो गरीबों के जैसा नूरानी हॉस्पिटल है मुफ्ती रोशन साहब का, वैसा ही हमारा प्लान हुआ है। एक जगह देख रहे हैं हम लोग कि हम वैसा हमारे ग्रुप ने तैयार किया। आकाश कुंकर से भी कुछ फंड लेंगे, हम मंत्रालय से फंड लाएंगे, एक जगह देखना शुरू है। हम वहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, हमारा ग्रुप सब मिलके, और वहाँ पे हम ये गरीबों के वास्ते हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। ये मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी ये कोशिश चल रही है। और जिनके पास में है वो तो बोलते भाई 40 लगेंगे, 30 लगेंगे। अरे कब तक ले रहे गरीबों को? वो गरीबों को तो लगा फुकट में। वो उनका जाती मामला है। हम तो अभी इलेक्शन नहीं, रहनुमा बना रहे तो रहनुमा फुकट में लगाने वाला हो ना, जब रहनुमा बनो। ऐसी किसको भी रहनुमा बना देते क्या? अगला सवाल जो है अब्दुल राजिक कुरैशी साहब आपसे करते हैं कि गुलजामा शाह साहब हमें अब तक के खामों की सियासत में बहुत सारी पार्टियां चेंज करते हुए नजर आए। गुलजामा शाह साहब मनसे के साथ भी थे, गुलजामा शाह साहब कांग्रेस के साथ भी रहे, अभी गुलजामा शाह साहब बीजेपी के साथ है। देखो तो क्या आने मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए कि आने वाले दौर में गुलजामा शाह साहब और कोई पार्टी के साथ नजर आ सकते हैं? और अभी ये भी चर्चा है कि गुलजामा शाह साहब MIM में भी आना चाहते हैं। तो क्या अगर गुलजामा शाह को MIM की शहर अध्यक्ष पद मिलती है तो गुलजामा शाह साहब MIM ज्वाइन करेंगे? मैंने आपको पहले कहा कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो काम पे ऑलरेडी बेचारा काफी मेहनत कर रहा है आरिफ पहलवान। देखो वो कहीं भी हो, लेकिन मेहनत कर रहा है, MIM की शहर अध्यक्ष है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक कौम का लीडर अगर बढ़ना चाहता तो मैं उसको दबाना नहीं चाहता, और मैं कभी वो पार्टी में जाना भी नहीं चाहता। अच्छा, कोई और पार्टी? कोई और पार्टी नहीं, एक ही पार्टी है, खुलेआम है। दूसरी कौन सी पार्टी का ज्वाइन करने का? दूसरी बात बोलते थे तुम मनसे में, भैया जब चमकने का दौर रहता ना तो मनसे में जब मैं पॉलिटिकल में आना चाहता तो कोई ना कोई की सीढ़ी लगती थी। तो राज साहब ठाकरे ने मेरे को डायरेक्ट मेरे नाम से जानते थे, और खंगों के अंदर पहले ही मटका लाल ऐसा इंसान है जिसने पूरे खंगों के अंदर नहीं पूरे बुल्ढाने के अंदर मनसे में आके तहलका मचा दिया था। राज साहब ठाकरे मेरे को डायरेक्ट नाम से जानते थे, गुलजामा, और इतनी बड़ी अल्लाह ने इज्जत दिया था, और क्या चाहिए। अगला सवाल मोहम्मद जैद आपसे करना चाहते हैं कि MLC चुनाव के वक्त में गुलजामा शाह साहब एक वीडियो में नजर आए थे भाजपा कार्यालय के सामने नाचते हुए। वो इस बात की खुशी थी कि बीजेपी का MLC का कैंडिडेट जीत गया है, वो इस बात की खुशी थी, ये तो जाहिर है। तो इसका मतलब तो ये है कि साफ आपने जो आपका वोट का अधिकार था MLC में वो भी आपने बीजेपी को वोट दिया। जाहिर सी बात है। हाँ ठीक है। तो जैद साहब का ये कहना है कि आप तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, बीजेपी को बाहर से समर्थन करते हैं, फिर आपने बीजेपी को वोट क्यों दिया? और इसके अलावा वो भी ये भी जानना चाहते हैं जैद साहब, क्या उनका ये कहना है कि आपने अपने वोटरों के साथ में 2 मरतबा धोखा किया। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक मरतबा आपने अपक्ष बोलकर उनसे वोट मांगे और आपने बीजेपी को समर्थन दे दिया, दूसरी मरतबा आप बीजेपी के समर्थन में भी ये कहते हैं कि हमारा बाहर से समर्थन है, और आप MLC में जब मौका आता है तो बीजेपी को वोट दे देते हैं। सबसे पहले क्या नाम बोला है उनका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद साहब। जब मैं अपक्ष से खड़ा होता तो वहाँ पे बाकायदा खड़े रहने के बाद में बहुत साहब कुलकर साहब ने वहाँ पे ऐलान कर दिया था कि मेरे 2 सीटें खड़ी, हमारा उनको सपोर्ट है, ठीक है। और मेरे सामने भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं था, तो मैंने कोई अंधेरे में रखा नहीं, क्लियर दिख गया। सिंबल पे आ सकते थे आप। एक बार सुना करने से एक बार ये जय साहब को जरा याद दिलाना चाहता हूँ कि बेटे ये सारी चीजें जो है आपके नजर के सामने दिख रही कि मेरे सामने भाजपा का कैंडिडेट नहीं, तो मैं क्या पे खड़ा, ठीक है। अनिस भाई के सामने कोई भाजपा का कैंडिडेट नहीं, उनके सामने भाजपा का कैंडिडेट था जहाँ तक मेरे जहन में, पप्पू गुरुजी साहब। हाँ उनका था शायद, लेकिन मेरा जो मसला था मेरे सामने तो नहीं था। अब तो मैं खुलेआम भाजपा के साथ में जुड़ा था और भाजपा के साथ में जुड़ा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह जुड़ा हुआ रहूंगा। अच्छा, आप ये कहते हैं कि भाजपा के साथ में, तो ये एक हो गया। फिर आपने जाकर फिर भाजपा को वोट दिया। हाँ, अरे यार जब मैं भाजपा के साथ में हूँ तो मैं भाजपा को वोट मारूंगा ना, कांग्रेस को गुलजामा शाह साहब यानी जहाँ पर एक आम फिजा ये बनी हुई है कि लोग मुसलमान भाजपा को नापसंद करते हैं, वहां पर गुलजामा शाह साहब खुलेआम ऐलान करेंगे मैं भाजपा के साथ हूँ क्योंकि मुझे आकाश छोड़कर पसंद है, खाऊंगा भाजपा। और नौजवान जो बच्चे हैं बेचारे अपने, उनको गुलजामा शाह पसंद है,
मैं आपसे गुलजामा शाह साहब एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने आकाश फुंडकर में कोई आरएसएस विचारधारा नहीं देखी, मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी। जिस एनआरसी सीए का आपने विरोध किया, उस एनआरसी सीए के समर्थन में आकाश फुंडकर ने यहाँ रैली निकाली। हमने भी रैली निकाली। आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का हमने विरोध जहाँ नहीं पे- कर मैंने रहे क्या थे। बोला, जहाँ मुसलमानों की विचारधारा की बात आई तो हम भी खुल के आए ना सामने। आकाश फुंडकर साहब ने उसके समर्थन में रैली निकाली। आपने कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहनियत नहीं रखते हैं। एक वो पॉलिटिकल स्टैंड है, एक जो राजनीति रहता है वो एक उनको आपने पार्टी के रोक साथ सकते थे, करना। आप रिक्वेस्ट भैया, कर सकते थे मैं कि आपको पहले ही जिस बताया चीज कि एक आकाश फुंकर आमदार एक नहीं रोक सकता कोई चीजें के लिए। आप आकाश फुंडकर को रोक सकते थे। क्या आपने कहा कि नहीं, उनका आकाश पार्टी का फुंडकर मेरे आदेश दोस्त उन्होंने- है, उन्होंने मेरे साथी है, एक प्लेट में हम खाना खाते। एक मिनट एक मेरी बात आपको होगा। एनआरसी के टाइम पे आकाश फुंकर हमको परमिशन नहीं दे सकता था, सत्ता तो उनकी थी। विरोध के लिए तो परमिशन कोई भी नहीं देगा, परमिशन वैसे भी नहीं मिली। मिली थी ना, कांग्रेस भवन पे मिली थी ना। कांग्रेस भवन पे भी इतना धूम से अपन इतना बड़ा काम करे, इतना बड़े भाषण दी, तो कुछ हुआ? तकलीफ हुई किसको? कोई मुसलमान को तकलीफ हुई? यही काम अगर कांग्रेस के हाथ में रहता था ना, हम सब लोग अंदर रहते थे रात में। ठीक है, वो तो हमारा विरोध करना हमारा हक था, हमने विरोध किया, उससे तो हमको कोई उन्होंने रोक नहीं हमको सकता था। support भी विरोध किया ना से अंदर से। विरोध चीज है, उन्होंने इसमें कोई रोक नहीं। उन्होंने हमको सपोर्ट भी किया ना अंदर से। हमारे बोलने पे हमारे कार्यक्रम होंगे, रैली होंगी, सब होंगी। लेकिन आकाश गाँव का फुंकर- अंदर बोले तो गाँव का राजा रहता ना। आकाश फुंडकर ने जो एनआरसी सीए के सपोर्ट में रैली निकाली, अगर वो एनआरसी सीए उनकी रैली से पास हो जाता है, तो जो गुलजामा शाह उनके साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं, उस गुलजामा शाह को भी अपने कागज दिखाने, उन गुलजामा शाह को भी ये देश छोड़ के जाने की बात हो रही थी, तो फिर आप उन्हें तो रोक सकते थे ना कि मैं चला जाऊंगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना यार। ये इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान के वास्ते अपनी जान गंवा दी। हाँ, सारा चीजें हमारी है यहाँ पे, हमको कौन निकालेगा यार? ये तो सिर्फ कहते हैं राजकारणी फंडे चलते रहते, चलते रहेंगे, लेकिन मुसलमान कभी हिंदुस्तान से कभी बाहर जा ही नहीं सकता, ना कभी जाएगा। ये आपको ये तो राजकारणी फंडे, चंद दलाल आ जाते हैं, चंद दलाल दिखाए बातें करते हैं, भाजपा ऐसी है, ये ऐसी है। अरे कांग्रेस ही सब हर चीज की जड़ है। आपको मैं बताना चाहता जवाद भाई, कांग्रेस का मैं स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस हमको नहीं पसंद है, तो हम भाजपा के साथ क्यों चले जाए, कोई और हम अपना रास्ता ढूंढे। भैया रास्ता ही खामगांव के हद तक के ना यार, मैं सिर्फ खामगांव के हद तक की बात कर रहा हूँ ना। खामगांव के अंदर अगर भाजपा दंगे कराने वाले पार्टी रहती थी, हम उसके खिलाफ रहते थे। हम भी एमपी आज जिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहते थे। अच्छा, मेरे सवालात और पब्लिक के अब इसी पूछे हिसाब को सवालात- यहाँ पे मैं लेके आता था, लेकिन वैसा नहीं है। भाजपा ने वैसा नहीं किया ना खामगांव में। 10 सालों में यार हमारे बोलने में बर्थडे प्लॉट में एक दंगा हुआ था, राइट हुआ था, ये हुआ था, कितने हर राइट के अंदर 300 मुसलमान अंदर, 200 मुसलमान अंदर। हाँ, अभी यार जिन्होंने करे वही अंदर जाते थे। ये हमने करके दिखाया, हम लोगों के अंदर इतिहास है। शौरभ भाई साहब ने, मैंने, सबने बर्थडे प्लॉट के अंदर मुसलमानों के जो बच्चे 15-20 जने अंदर होते उनकी जमानत कराए, सारी चीजें कराए। ये सारे दिख रहा है, कौन करता है? रहनुमा किसको बना ले रहे, नहीं तो उठते नहीं है, उनको रहनुमा बना ले रहे यार, ऐसा चलता है। ठीक है गुलजामा शाह साहब, मेरे सवालात जो आपसे थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं, और जो पब्लिक के पूछे हुए सवालात भी थे वो भी खत्म होते हैं। अब अगर हमारे चैनल के जरिए आप पब्लिक को भी मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हैं। जरूर, मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, सबसे पहले तो आप ये दिमाग में ले लो कि भाजपा से अगर मैं घर खड़े रहा हूँ, कैंडिडेट हूँ, तो मेरे में क्षमता है काम कराने की। मैं काम कराने की ताकत रखता हूँ और अपने काम हो रहे। और कोई भी अगर कौम के कोई भी इसमें अगर दुख सुख में उठ के बैठ के मैं तुम्हारे साथ में आता हूँ, तो मेरा ख्याल रख के मेरे साथ में जो लोग रहते, वो लोग मेरे साथ में उठते बैठते, सब लोग काम करते और सारे कौम के काम करा के लेते। हमारा कोई मफाद नहीं, अल्लाह ने हमको साहिब नसीब बना लिया, हम घर पे बैठ गए तो हमारा घर चलने की ताकत रखते। लेकिन हम जो मेहनत करें, जो खिदमत करें, सिर्फ तुम्हारे लिए करें, ताकि तुम्हारे सारे काम आसानी से होए। बर्थडे प्लॉट देखो, वहां से देखो, जुना फैल देखो, डुबारी रेस के अंदर शौरभ भाई ने सारे काम करे, अनिश भाई ने सारे काम करे। अभी सारे मोहल्ले के जो काम हमने सब भाजपा के राज में करा के लिए, आपने माइंड में से निकाल दो सबसे पहले कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। आदमी क्या करने की ताकत रखता है, आदमी कौन है, उसको वोट दो, उसकी क्षमता है, उसको वोट दो। ये सब फंडे आएंगे अभी, ये भाजपा का है, इसको ये कौम का गद्दार है, इसको ऐसा कर लो, ये सब निकाल के दिमाग में फेंक लो। जिसने काम तुम्हारा करके दिया उसको डंके के चोट पे वोट मारो, और तुम हकदार है, और वो तुम्हारा हकदार है, वोट का हकदार है, तुम्हारा काम करके दिया, उसको वोट मारना। अभी बहुत आएंगे नए लोग आएंगे। मैं तो बोलता लोग शेर शायरी ऐसे पढ़ते जैसा कि अपने आप को ऐसा समझते कि जैसा प्राइम मिनिस्टर बन गए। अरे शेर शायरी से कभी राजनीति नहीं चलती। शेर शायरी बनने के लिए मुनव्वर राणा प्रेसिडेंट रहता था, राहत इंदौरी मुख्यमंत्री रहता था,
और ये शतरंजा उठाना बंद कर दो और कौम को गुमराह करना बंद कर दो। हाँ, और किसको दलाल बोल रहे? तुम खुद दलाल है, तुम कितने बड़े दलाल है हमको मालूम है, हमको क्या दलाल बोलते। हम तो खुलेआम भाजपा के साथ में रहेंगे और हमारे में काम करने की क्षमता, तुमने कौम के लिए क्या करे ये सारी जनता को मालूम है। बोलो मत, नाना के कहानियां सुनाओ मत, नाना ने भी क्या करे, नवाज से भी क्या कर रहे, ये सबको पता है। और हम वो नाना की औलाद है, बरकत पलान की औलाद है, जमाना रश करने इसी शान वाला था, फकीर था मगर आनमान वाला था, ये नवाज शाह है गुलजामा शाह। सबसे दरखास्त है, सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे ग्रुप का साथ दो। इंशाल्लाह आने वाली सप्ताह में हम आपको दिखाएंगे, जो बाकी काम रहे हुए वो इंशाल्लाह पूरे करके भी दिखाएंगे। खुदा हाफिज। चलिए गुलजामा शाह साहब, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई। तो नाजरीन, ये थे गुलजामा शाह साहब, जिनको आपने सुना। उन्होंने अपने हमारे जो सवाल थे उसके जवाब दिए, आपके जो सवाल थे उसके जवाब दिए, और उनका क्या फंडा है, क्या आने वाले इलेक्शन को लेके क्या तैयारी है, कौन सी पार्टी से रहेंगे, उसका उन्होंने क्लियर कर दिया आप लोगों के सामने। ये उन्होंने अपनी बात आपके सामने रख दी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में किसी नए मेहमान के साथ। अगले हफ्ते के हमारे जो मेहमान है राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक ताल्लुका अध्यक्ष शेख सलीम शेख फरीद साहब होंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट्स की लिंक दी गई है, उसके जरिए आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।